इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है ना। तो इसके हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक रहेगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। जो इंडियन एविडेंस एक्ट के एमसीक्यू के नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट। तो ये हमारा पार्ट 5 है। और यदि आपको कोई डाउट आता है मेरे लेक्चर से रिलेटेड, या फिर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि निम्न में से किस वाद में निर्णित किया हुआ है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में जो है वह धारा 24, 25 और 26 का अपवाद है। तो यहाँ किस बात में कहा गया है कि धारा 24, 25, 26, 27 का अपवाद है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। मिर्जा अकबर बनाम एम्परर 1940 का केस, सीताराम बनाम राज्य, पुलकरी कोटैया बनाम एम्परर, या देवमन उपाध्याय वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर का। अर्थात जो पुलकरी कोटैया है बनाम एम्परर का केस था, उसमें क्या कहा गया था कि जो धारा 24, 25 और 26 है एविडेंस एक्ट का, वो क्या है? धारा 27 का अपवाद है। उसके बाद है निम्न में से किस प्रकरण में धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया था? प्यारेलाल बनाम राजस्थान राज्य, देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, या सावलदास बनाम बिहार राज्य। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर का। अर्थात जो देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है, उसमें धारा 27 किसका? एविडेंस एक्ट का संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया था। और ये सावलदास बनाम बिहार राज्य किससे संबंधित है, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है ना, पहले वाले लेक्चर में। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है? विशेषज्ञ की राय, मृत्युकालिक घोषणा, विदेशी निर्णय, या पुलिस के समक्ष की गई कार्रवाई, पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर। अर्थात जो पुलिस के समक्ष संस्वीकृति की जा रही है वह क्या है? साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वाद केवल स्त्री की आंख के आंसुओं के आधार पर निर्णित हुआ था? तो कौन सा केस था? पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, सूरजमणि बनाम दुर्गाचरण, आनंदी बाई बनाम राजा राम। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर का, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, जो 1952 का केस था। यह आंख के आंसुओं के आधार पर निर्णित हुआ था। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। अभियुक्त के स्वेच्छा सहमति से ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? अर्थात यदि कोई अभियुक्त है, ठीक है ना, एक्यूज्ड पर्सन है, उसकी सहमति से क्या किया जा रहा है? उसका ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस किया जा रहा है, ठीक है ना, और उससे जो भी सूचना प्राप्त होती है वह साक्ष्य अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? धारा 24, धारा 36, धारा 27, या धारा 32। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। अर्थात जो धारा 27 है उसमें यह सुसंगत होगा। नार्को और एवं ब्रेन मैपिंग जो एनालिसिस किया जाता है वो उससे संबंधित साक्ष्य। उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन। देवमन उपाध्याय बनाम राज्य का वाद किससे संबंधित है? विबंधन से, संस्वीकृति, उपधारणा, या षड्यंत्र से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर। अर्थात जो संस्वीकृति है उससे संबंधित है कौन सा केस? देवमन उपाध्याय बनाम राज्य का वाद। उसके बाद है उत्प्रेरण, धमकी या वचन से पैदा मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की संस्वीकृति धारा 24 में सुसंगत है, धारा 26, धारा 28, या धारा 30 में सुसंगत है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर का, अर्थात धारा 28 में सुसंगत है।
और जस्ट इसी के अपोजिट कहाँ पे बताया गया है, धारा 24 में, वहाँ पे विसंगत है। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, सह अभियुक्त द्वारा अपराध करने के समय दिया गया कथन है धारा 16 के अधीन ग्राह्य, धारा 18 के अधीन ग्राह्य है, या धारा 28 के अधीन ग्राह्य है, या धारा 30 के अधीन एडमिसिबल है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात धारा 30 के अधीन ग्राह्य है। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल के रूप में है, ठीक है। तो राम और श्याम का दीपक की हत्या के लिए संयुक्त विचारण किया जाता है। अब राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उनका विचारण एक साथ किया जा रहा है, किसके लिए, दीपक की हत्या के लिए। और विचारण के दौरान राम ने कहा, ठीक है ना, जो 2% है, ठीक है ना, राम और श्याम, तो राम ने क्या कहा कि श्याम और मैंने दीपक की हत्या की है। तो श्याम के विरुद्ध इस साक्ष्य का प्रकृति कैसा होगा, ठीक है। तो अनुश्रत साक्ष्य, सारभूत साक्ष्य, संपोषक या प्रत्यक्ष साक्ष्य। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है आपका सी नंबर, अर्थात संपोषक साक्ष्य है। अर्थात सिर्फ उसी के आधार पर उसको सजा नहीं सुनाया जा सकता, संपोषक साक्ष्य के साथ कोई अन्य साक्ष्य भी क्या किया जा सकता है, जोड़ा जाता है। 10th क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीरा सिंह बनाम एमपी राज्य का वाद संबंधित है किससे, सह अभियुक्त की संस्वीकृति, विबंध या मृत्युकालिक कथन से, या स्वीकृति थे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, यानी कि सही अभियुक्त की संस्वीकृति से कौन सा केस संबंधित है, कश्मीरा सिंह बनाम एमपी राज्य। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, स्वीकृति का साक्षिक महत्व क्या है, महत्वहीन है, निश्चायक है, विबंध के रूप में है, या बाध्यकारी है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात बाध्यकारी है। उसके बाद है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि धारा 32 एक साक्ष्य विधान के उपबंध आकर्षित होंगे यदि निम्न में से क्या सही नहीं है। मृत्यु के कारण निश्चित किया जाना, मौखिक कथन ग्राह्य नहीं है, मृत्यु की परिस्थितियों से संबंधित नहीं है, या मृतक के कथन मृत्यु के कारणों से संबंधित है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर का, अर्थात मौखिक कथन ग्राह्य नहीं है। उसके बाद है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या कहता है कि मृत्युकालिक घोषणा का प्रारूप तत्वहीन है, तात्विक है, केवल लिखित है, या मौखिक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर का, अर्थात तत्वहीन है। अर्थात मृत्युकालिक जो घोषणा है उसका प्रारूप कहीं पर भी बताया नहीं गया है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस प्रकार से उसके फॉर्मेट होगा, ये सारी चीज़ें क्या है, तत्वहीन है मृत्युकालिक घोषणा के बारे में। क्यों, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मर रहा है, ठीक है ना, उसकी डेथ होने वाली है, तो वो कहीं भी किसी भी प्रकार से लिख सकता है, किसी भी कागज में, एक दीवार पे, कि उसकी मौत का कारण क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए उसका प्रारूप क्या है, निश्चित नहीं है। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है कि यहाँ पे नहीं है पूछ देता है, और कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ देते हैं कि संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़िए, पाड़ीबेन बनाम गुजरात राज्य, सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कौशल राव बनाम महाराष्ट्र राज्य, रतन गोंड बनाम बिहार राज्य। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर का, अर्थात सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो डाइन डिक्लेरेशन अर्थात मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है। और ये चीज़ कहाँ पर बताया गया, सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर का। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से अनुश्रुत के नियम का अपवाद कौन सा नहीं है, संस्वीकृति, संबंधित तथ्य और कार्य, मृत्युकालिक कथन, चिकित्सीय विशेषज्ञ की राय। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर का, अर्थात जो चिकित्सीय विशेषज्ञ की राय है वो क्या है, अनुश्रुत नियम का अपवाद नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। सो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।